गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें उर्वरक पढ़ रहे थे। विभिन्न प्रकार के उर्वरक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट अपन ने पढ़ा था सिंगल सुपर फॉस्फेट पढ़ा था। अब पढ़ते हैं अपन म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्या पढ़ते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम क्लोराइड होता है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटाश कहा जाता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटाश कहा जाता है। और ये स्वाद में तीखा नहीं होता है, स्वाद में तीखा नहीं होता है। नमक से मिलता जुलता होता है ये, लेकिन स्वाद में तीखा नहीं होता है। नमक से मिलता जुलता होता है, ठीक है। नमक और मिर्च जैसे मिश्रण के रूप में ये पाया जाता है। मार्केट में कैसे मिलेगा? नमक और मिर्च का जो मिश्रण होता है, नमक और मिर्च जैसे मिश्रण के रूप में ये मिलता है। प्राप्त कैसे करें इसको? तो सिल्वाइट और कर्नेलाइट, सिल्वाइट और कर्नेलाइट खनिज अयस्कों के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किससे? सिल्वाइट, एक तो सिल्वाइट अयस्क है और एक कर्नेलाइट, ठीक है। तो इन खनिज अयस्कों के क्रिस्टलीकरण से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसे झाग प्लवन विधि के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी विधि? झाग प्लवन विधि, मतलब ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है, ठीक है। तो झाग प्लवन विधि के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। झाग प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का स्थानांतरण किया जाता है। झाग प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। इसके संगठन की अपन बात करें तो इसमें नमी की जो अधिकतम मात्रा होती है वो 0.5% होती है। कितनी? 0.5% होती है नमी की अधिकतम मात्रा। कुल पोटाश होता है इसमें K2O पोटेशियम ऑक्साइड 60% होता है। कुल पोटाश कितना? 60% होता है। सोडियम की परसेंट 3.5, मतलब सोडियम इसमें कितना परसेंट होगा? 3.5% सोडियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर गुण देखें अपन इसके, तो इसमें देखिएगा कि ये जल में विलय होता है। एक तो सबसे बड़ी बात, जल में घुलनशील होता है, विलय होता है। मोटा होगा या बारीक होगा, मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण के रूप में पाया जाता है। मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण के रूप में पाया जाता है। इसमें पोटेशियम ऑक्साइड ऊपर बताया कितना? 60% होता है। शुद्ध अवस्था में सफेद रवेदार पाउडर के रूप में होता है। शुद्ध अवस्था में सफेद और रवेदार जैसा होता है, कण होते हैं छोटे छोटे इसके, क्लियर। लेकिन आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। आयरन ऑक्साइड, इसी का रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही KCl का या म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। आर्द्रता ग्राही नहीं होता, ठीक है। नमी को अवशोषित नहीं करता, मतलब ये आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। नमी की मात्रा वैसे 0.5% है, तो आर्द्रता ग्राही होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मृदा अभिक्रिया की अपन बात करें, तो इस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर पोटेशियम आयन KCl, ये आयनित हो जाएगा K+ और Cl-। तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयनों में वियोजित हो जाता है। और ये चूंकि देखो ये मृदा में जब मिलाएंगे तो ये धन आयन और मृदा के जो कोलाइड हैं वो ऋण आयन होते हैं। मृदा के कण कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। तो ये पोटेशियम आयन मृदा कोलाइड पर आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो उर्वरक है उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए मृदा में ये ना तो अम्लीयता उत्पन्न करता है, ना ही क्षारीयता उत्पन्न करता है, ठीक है। क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक के उपयोग से, क्योंकि ये कैसा है? उदासीन होता है। इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन। तो जब उदासीन प्रकृति है तो ना तो ये अम्लीय मृदा में, ना ही क्षारीय मृदा में क्षारीयता, ना तो अम्लीयता उत्पन्न करेगा ना ही क्षारीयता उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन क्षारीय मृदा में इस उर्वरक का उपयोग करें
तो मृदा में जो क्लोराइड आयन है वो जमा हो जाते हैं, और क्लोराइड आयन जमा होने के कारण मृदा के लिए, वो फसलों के लिए क्लोराइड आयन विषैली प्रकृति दर्शाते हैं, मतलब विषैला प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग जैविक खाद के साथ करना चाहिए। क्षारीय मृदा में KCl का उपयोग किसके साथ? जैविक खाद के साथ करना चाहिए। ठीक है, क्षारीय मृदा में KCl का उपयोग किसके खाद के साथ? जैविक खाद के साथ करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर फसलों पर प्रभाव की बात करें तो फसलें हैं वो पोटेशियम आयन के रूप में इसको ग्रहण करती हैं। किसके रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करती हैं, और पोटेशियम लवणों को फसलें शीघ्रता से प्राप्त कर लेती हैं। पोटेशियम जो लवण है, पोटेशियम आयन है, उनको फसल आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि मृदा में वो अधिशोषित हो जाते हैं मृदा के साथ, इसलिए आसानी से। अब दलहनी फसलों की बात करें, दलहनी जो फसलें हैं उनका प्रयोग इनकी जड़ों में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, देखो दलहनी मतलब जैसे दाल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम। जो ये राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु, जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं उनमें इसका उपयोग अधिक लाभदायक होता है। खाद्यान्न जो फसलें हैं उनमें अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश या KCl का उपयोग करोगे तो वो लाभदायक होगा। ठीक है, इसके अलावा तंबाकू है, आलू है, चुकंदर है, चाय, कॉफी, इन सभी में इस उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए। किन में? एक तो तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी, इनमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन के कारण इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। क्या होता है? अरे KCl है तो ये K++Cl-, तो इस क्लोराइड आयन के कारण इनकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। क्षारीय मृदाओं प्रयोग करने पर ये विषैला प्रभाव डालता है। अगर क्षारीय मृदा में इसका उपयोग करेंगे तो ये विषैला प्रभाव डालेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बुवाई से पहले पोटेशियम क्लोराइड को बुवाई से पहले फास्फोरस उर्वरक की भांति उपयोग करना चाहिए। ठीक है, खड़ी फसल में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। खड़ी फसल में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग नहीं करना चाहिए, केवल बुवाई के समय ही इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो खड़ी फसल में अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये विषैला प्रभाव, पोटेशियम जो क्लोराइड है वो उसकी जड़ों में जाएगा, पौधों की जड़ों में जाएगा और विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए इसका उपयोग बुवाई के समय ही कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये था आपसे। अगला है इसमें सल्फेट ऑफ पोटाश। क्या है? सल्फेट ऑफ पोटाश। ठीक है, तो सल्फेट ऑफ पोटाश एक उदासीन उर्वरक है। कैसा है? उदासीन उर्वरक है, और क्लोराइड रहित उर्वरकों में, ध्यान से सुनना, क्लोराइड रहित उर्वरकों में ये पोटेशियम युक्त उर्वरक है। क्लोराइड रहित उर्वरकों में ये पोटेशियम युक्त उर्वरक है। इसका रासायनिक जो नाम है पोटेशियम सल्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। सल्फेट ऑफ पोटाश को पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 होता है, उदासीन होता है, ध्यान रखना। इसका निर्माण लैंगनाइट
लैंगेनाइट खनिज अयस्क और पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। लैंगेनाइट खनिज अयस्क और पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा किया जाता है। लैंगेनाइट जो खनिज अयस्क है उसका फॉर्मूला K2SO4.2MgSO4, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका पोटेशियम क्लोराइड KCl और गंधक का तेजाब H2SO4 की क्रिया द्वारा भी इसका निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे कि यहाँ दो ले लेते हैं तो K2SO4 ही बन जाएगा, K2SO4 प्लस 2Cl और 2H तो 2HCl बन जाएगा, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। संगठन की बात करें तो नमी की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब ये आत्ताग्राही नहीं होता है। नमी कितनी है? 1.5% नमी होती है इसमें, ठीक है। कुल पोटास 48% होता है, जबकि कुल जो क्लोराइड है वो 2.5% पाया जाता है। कुल पोटास लगभग ये कहते हैं कि 48% है, तो इसमें पोटेशियम की जो मात्रा होगी वो 48 से 50% हो सकती है, ठीक है। कुल क्लोराइड की बात करें तो 2.5% और सोडियम की परसेंट मात्रा 2% सोडियम होता है इसमें। किसमें? K2SO4 में सोडियम कितना है? 2% होता है। अगर गुण की बात करें तो ये सफेद रंग का होता है, ठीक है। सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय यौगिक है। एक तो सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय यौगिक है। पोटेशियम की मात्रा कितनी? 48% से 50% इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। जल में विलय होता है, ठीक है। और चूंकि नमी की मात्रा बहुत कम होती है तो आर्द्रताग्राही नहीं होता। क्लियर? महंगा जरूर होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। सल्फर की मात्रा यहाँ 23 से 48% पाई जाती है। सल्फर कितनी होती है इसमें? 23 से 48% सल्फर प्राप्त हो जाती है, जो पौधों का गौण पोषक तत्व होता है। सल्फर क्या है? पौधों का गौण पोषक तत्व होता है। क्लियर? अगर इसकी अपन मृदा अभिक्रिया की बात करें तो मृदा में मिलाने पर ये पोटेशियम आयन और सल्फेट आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। मृदा में मिलाने पर ये किसमें टूट जाएगा? पोटेशियम आयन और सल्फेट आयनों में टूट जाता है। अब पोटेशियम जो आयन है मृदा में मिलाने पर मृदा पर अधिशोषित हो जाते हैं, मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि मृदा के जो कण है वो ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ें आप 2K2SO4, तो इसका वियोजन किसमें होगा? 2K प्लस SO4 2 माइनस में। तो ये जो पोटेशियम आयन है ये मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयन अधिशोषित होने से हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि ये अभी बताया मैंने उदासीन उर्वरक होता है, ठीक है। और उदासीन उर्वरक होने के कारण मृदा में ना तो ये अम्लीयता उत्पन्न करता है ना ही क्षारीयता उत्पन्न करता है, ठीक है। चूने वाली जो क्षारीय मृदा होती है उसमें इसका उपयोग लाभकारी होता है। इसमें चूने वाली क्षारीय मृदाओं में इसका जो उपयोग है वो कैसा होता है? लाभकारी होता है। भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की जो और मध्यम मृदाएं उनमें इस उर्वरक का उपयोग अधिक करना चाहिए, ठीक है। भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की और मध्यम मृदाओं में इसका उपयोग अधिक करना चाहिए। अगर फसलों के प्रभाव की बात करें तो इसमें पोटेशियम आयन पाया जाता है, ठीक है। तो फसलें पोटेशियम आयन को ग्रहण कर लेती हैं। जल में घुलनशील होने के कारण ये फसलों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जल में कैसा होता है? विलय होता है, घुलनशील होता है, जिसके कारण ये आसानी से फसलों को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और सभी फसलों के लिए उपयोग होता है, ये नहीं कि किसी एक विशेष फसल में ही इसका उपयोग किया जाए, ये सभी फसलों के लिए उपयोगी होता है। और फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में इसको डालने से सुधार होता है। फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए इसको डाला जाता है। इसके अलावा जैसे अपन ने लास्ट उसमें देखा था कि तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी, प्याज आदि की फसलों के लिए ये उपयोगी होता है, ठीक है। जबकि जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था म्यूरेट ऑफ पोटाश KCl वो इनके लिए उपयोगी नहीं होता, ठीक है। वो विषैला प्रभाव डालता है। तो ये तंबाकू, ठीक है। इसके अलावा प्याज,
आलू, चुकंदर, चाय और कॉफी, इन फसलों के लिए कैसा होता है, ये उपयोगी होता है। इन फसलों के लिए उपयोगी होता है, विशेष रूप से ये उपयोगी होता है। ठीक है, खट्टे जो फल होते हैं उनमें रस की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। बहुत अच्छा गुण है ये। खट्टे जो फल हैं, खट्टे फल जैसे नींबू है, संतरा है, तो इनमें रस की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, खट्टे फलों में रस की मात्रा को ये बढ़ाता है। जिन पौधों में फल नहीं होते या फल छोटे रह जाते हैं उनमें इस उर्वरक का उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए। जिन पौधों में फल नहीं आते या फल छोटे रह जाते हैं, ठीक है, उन पौधों में या उन फसलों में इसका उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए और बुवाई से पूर्व ही कर देना चाहिए। ठीक है, इसे बुवाई से पूर्व खेतों के ऊपर डाल देना चाहिए, मतलब खड़ी फसल में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर? खड़ी फसल में उपयोग ना करें। ठीक है, पहले ही इसका बुवाई से पहले ही इसको खेत में डाल देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये था सल्फेट ऑफ